मॉर्निंग 7th क्लास। मैं रेनू मैम आपकी हिंदी अध्यापिका। तो आज हम करेंगे शब्द व्यवस्था पाठ 4। शब्द व्यवस्था क्या है कि शब्द के लिए शब्द के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो शब्द क्या है? सबसे पहले शब्द की परिभाषा। एक से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं कि एक से अधिक या दो से अधिक शब्दों के मेल को, सार्थक मेल को, यानी सार्थक मतलब का जिसका कोई ना कोई अर्थ हो, सार्थक समूह क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है कि एक से अधिक वर्णों की सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जिस प्रकार से यहाँ पर शब्द दे रखा है बे, आ, दे, ए, ले, ए, क्या बना? बादल। तो जब शब्दों का वाक्य में प्रयोग होता है और तब वो क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं। कि जब किसी शब्द का हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तो वो शब्द है वो क्या कहलाता है? पद कहलाता है। अब है शब्दों का वर्गीकरण कि शब्दों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। तो शब्दों का वर्गीकरण है वो 4 आधार पर किया गया है। रचना या बनावट के आधार पर, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर तथा व्याकरणिक प्रकारों के आधार पर। तो 4 आधार पर इसका अर्थ का शब्दों का वर्गीकरण किया गया है। रचना या बनावट, स्रोत या उत्पत्ति, अर्थ के आधार पर या व्याकरणिक प्रकार के आधार पर। तो हम सबसे पहले करते हैं रचना या बनावट के आधार पर शब्दों का भेद। रचना या बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। 3 शब्द हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ शब्द क्या है? जो शब्द परंपरा से किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयुक्त हो रहे हैं, कि ऐसे शब्द जो परंपरा से किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयुक्त हो रहे हैं तथा सार्थक खंड नहीं किए जा सकते, और ऐसे शब्द जिनके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते, यानी कि जिनका हम खंड करते हैं तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलता, ऐसे शब्द हैं वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जिस प्रकार से घर, हाथी, चित्र, पानी, सूर्य आदि आदि, यानी और भी बहुत सारे ऐसे शब्द हैं। तो ये क्या है कि परंपरा से ऐसे शब्द हैं जो चले आ रहे हैं, जिनका हम विशेष अर्थ में प्रयोग करते हैं। कि हाथी को हाथी बोलते हैं, चित्र को चित्र, पानी को पानी, तो विशेष अर्थ में। लेकिन जब हम इसके टुकड़े करते हैं तो कोई भी इनका अर्थ है वो नहीं निकलता। किस प्रकार से? सार्थक अर्थ नहीं होता। जैसे घर है, घर के टुकड़े किए हमने घ और रे, कोई अर्थ निकला इसका? नहीं। कि घ का अलग से कोई अर्थ हो या रे का कोई से अलग से अर्थ हो, ऐसा नहीं। तो रूढ़ शब्द वे ही हैं जो किसी शब्द जो परंपरा से किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयुक्त हो रहे हैं तथा उनके जब हम सार्थक खंड करते हैं उनके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते। अब है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द क्या होते हैं? यौगिक अर्थात 2 शब्दों के योग से बने शब्द। यौगिक शब्द क्या हैं? जो 2 शब्दों के योग से बने हुए हों, वो है आपके यौगिक शब्द। यौगिक शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं और इनके सार्थक खंड किए जा सकते हैं। अब यौगिक शब्द क्या है? यौगिक शब्द के हम खंड कर सकते हैं सार्थक, यानी 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ होगा और जब उन शब्दों को हम अलग अलग करेंगे तो उनका कोई ना कोई अर्थ निकलेगा। सार्थक खंड यानी कि उनका जब हम टुकड़े करेंगे तो उसका कोई अर्थ निकलेगा। जिस प्रकार से भोजनालय। अब भोजनालय 2 शब्दों से मिलकर बना है। किससे? भोजन और आलय। 2 शब्द हो गए तो दोनों का अर्थ है भोजन का अर्थ भोजन और आलय मतलब घर। तो इन दोनों का क्या हो गया कि दोनों के अर्थ होते हैं। तो यौगिक शब्द में क्या होगा कि वो 2 शब्दों से मिलकर, 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने होंगे तथा उनका कोई ना कोई अर्थ होगा। दोनों ही शब्दों का। विद्यार्थी विद्या प्लस अर्थी, सुपुत्र सु प्लस में पुत्र, सु माने अच्छा और पुत्र माने बेटा। पाठशाला, पाठ और शाला, पाठ प्लस शाला। ये हो गए आपके यौगिक शब्द। और भी बहुत सारे शब्द हो सकते हैं इसके अंदर जो 2 शब्दों से मिलकर बने, जैसे सेनापति, चिड़ियाघर, रसोई घर, इस तरह के शब्द। अब है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द क्या है बेटा? कि पहला पढ़ा हमने रूढ़ शब्द और दूसरा पढ़ा यौगिक शब्द। अब ये जो योग रूढ़ शब्द है ये दोनों का ही योग है, यानी योग रूढ़ शब्द जो हमने पढ़े वो और यौगिक शब्द वो, यानी दोनों ही शब्दों से मिलकर बना हुआ है योग रूढ़ शब्द। योग प्लस में रूढ़, अर्थात योग से बने वे शब्द जो विशेष अर्थ में रूढ़ हो गए हों। कि योग यानी कि 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हैं वो, और इसके साथ साथ में कि वो किसी अर्थ में, किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो गए हों, यानी जो परंपरा से चलते आ रहे हों। योग रूढ़ शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों अथवा शब्दांतों से मिलकर बनते हैं पर किसी विशेष अर्थ को दर्शाते हैं। लेकिन क्या होते हैं? वो किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयोग में
होते हैं। जिस प्रकार से शब्द है जलज, ठीक है। अब जलज, जल प्लस में जय, जल तो पानी हो गया, जय माने उत्पन्न हुआ, तो जल में उत्पन्न, जल में बहुत सारी चीजें उत्पन्न होती हैं, लेकिन यहाँ पर जलज का प्रयोग किस लिए हुआ है? कमल के लिए। जलज का प्रयोग किस लिए हुआ है? कमल के अर्थ में। रूढ़ हो गया है। पीतांबर, पीत यानी पीले, अंबर माने वस्त्र, तो पीले अंबर तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन यहाँ पर पीतांबर किसके लिए बोला है? श्री कृष्ण के रूढ़ अर्थ में। दशानन, दस प्लस आनंद, यहाँ पर दशानन किसके अर्थ में रूढ़ हुआ है? रावण के अर्थ में। तो इस प्रकार से ये क्या है? आपके योग रूढ़ शब्द हैं कि योग, यौगिक और रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द। आगे है स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। स्रोत या उत्पत्ति यानी शब्द की उत्पत्ति है, उसके आधार पर शब्द के भेद हैं, वो 5 प्रकार से किए गए हैं। कौन कौन से? तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द और संकर शब्द, ये 5 शब्द हैं। सबसे पहला तत्सम। तत्सम शब्द है वो संस्कृत के समान है, वो संस्कृत के शब्द हैं। तो संस्कृत भाषा के वे शब्द जो अपने मूल रूप में हिंदी में प्रयुक्त हो रहे हैं, इस तत्सम शब्द वे हैं जो संस्कृत भाषा के हैं और जो वे अपने मूल रूप में यानी जो संस्कृत के रूप में हिंदी में प्रयुक्त हो रहे हैं, वो है आपके तत्सम शब्द। जिस प्रकार से रात्रि, क्षेत्र, जीवा, दुग्ध आदि। तद्भव शब्द, तद्भव क्या हो गया? जो शब्द संस्कृत भाषा के हैं लेकिन कुछ परिवर्तन के साथ में हिंदी में प्रयोग हम करते हैं, कि जो शब्द संस्कृत भाषा से कुछ परिवर्तन के रूप में हिंदी में प्रयुक्त हो रहे हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। कि तत्सम तो वही है जो संस्कृत भाषा के शब्द हैं और उनको हम वैसा का वैसा प्रयोग में लेते हैं हिंदी में, लेकिन तद्भव में क्या होता है कि वो शब्द तो संस्कृत भाषा के, लेकिन उनको हम थोड़ा बहुत परिवर्तन के साथ में हिंदी में प्रयोग करते हैं। जैसे रात्रि का बन गया रात, क्षेत्र का बन गया खेत, जीवा का बन गया जीव, दुग्ध का बन गया दूध। इस प्रकार से ये है आपके तद्भव शब्द। फिर है देश शब्द। एक बार तद्भव शब्द में देख लो। तद्भव अक्षी आंख, अग्नि से बना आग, मयूर से मोर, ज्येष्ठ से जेठ, कर्ण से कान, धैर्य से धीरज, पंच से पांच, सूर्य से सूरज, पत्र से पत्ता, पक्षी से पंछी, प्रस्तर से पत्थर, स्वप्न से सपना, स्वर्ण से सोना, हस्त से हासी, और भी बहुत से ऐसे शब्द। देश शब्द, देश प्लस में जय अर्थात देश में पैदा। जो शब्द विभिन्न क्षेत्रों से, ग्रामीण अंचल से, आम बोलचाल की भाषा से हिंदी में आ गए हैं, उन्हें देश शब्द कहते हैं। तो देश शब्द क्या है? जो ग्रामीण क्षेत्रों के, विभिन्न क्षेत्रों से, ग्रामीण अंचल से, या जो आम बोलचाल की भाषा के शब्द थे और वो हिंदी में धीरे धीरे प्रयोग होने लगे, वो कहलाए आपके देश शब्द। जैसे खिड़की, धोती, लोटा, पेटी, झुग्गी, पगड़ी आदि। फिर है आपके विदेशी शब्द। विदेशी शब्द क्या है? विदेशियों से संपर्क में आने के कारण, कि विदेशियों से संपर्क में आने के कारण उनकी भाषाओं के कुछ शब्द हिंदी में आ गए और इस कारण उनके कुछ शब्द हैं वो हिंदी भाषा में आ गए। ये शब्द अपने मूल रूप में ही हिंदी में प्रयुक्त हो रहे हैं। कि ये शब्द विदेशी भाषा के संपर्क में आने से क्या हुआ कि ये शब्द आए और हम इनको बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में प्रयोग करते हैं। जैसे अंग्रेजी के शब्द पेंसिल, कॉलोनी, क्लब, इंजन, नर्स, पाइप, पाउडर, पुलिस, क्रिकेट, टायर, डॉक्टर, बैग, चॉकलेट, गैस, स्कूटर, हीटर, डायरी, कंपनी, फ्लैट, पुलिस आदि। ये शब्द हम हिंदी में भी इनको इसी तरह से प्रयोग में करते हैं। ऐसे ही अरबी भाषा के शब्द हैं अखबार, अदालत, इंतजाम, कानून, किताब, गबन आदि। फारसी के शब्द हो गए आदमी, आमदनी, आसमान, खुशामन, गुब्बारा, चिराग, तराजू, दरवाजा, दिमाग। तुर्की भाषा के शब्द हो गए उर्दू, कुर्ता, कुली, कैंची। तो पुर्तगाली शब्द आया, आलपिन, इस्पात, गमला, नीलाम, पादरी, फीता, बाल्टी। इसी प्रकार से कुछ अन्य भाषाओं के भी शब्द, ये शब्द आपने सुने होंगे, हम इनको हमेशा ऐसे ही प्रयोग में करते हैं। और इसका है आखिरी संकर शब्द। संकर का अर्थ है दो भिन्न स्रोतों से आए शब्दों के मिल से बने शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। यानी दो अलग अलग भाषाओं के जो शब्द हैं जो मिल जाते हैं तो वो कहलाते हैं आपके संकर शब्द। जैसे रेल, गाड़ी, रेल और गाड़ी दो शब्दों से मिलकर बना। रेल हो गया आपका अंग्रेजी का, गाड़ी हो गया हिंदी का। छायादार, छाया संस्कृत का, दार फारसी का। पानदान, पान हिंदी का, दान फारसी का। सिलाबंद, सीलबंद, सील अंग्रेजी का और बंद फारसी का। तो इस तरह से संकर शब्द भी हैं जो दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बने हुए हैं, वो आपके संकर शब्द
कहलाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आपको अच्छे से पढ़ना है इनको, और आपको ये इनके बारे में लिखना है कि शब्द की परिभाषा लिखनी है और शब्दों का वर्गीकरण लिखना है 4 आधार पर। Good morning, 7th class. This is Preeti Yadav, your maths teacher. Today we will start the revision of exercise 5.1, question number 3. And the question is express 729 upon 1331 in the exponential form. अब हमें इसको क्या करना है, मेरे पास ये है 729 upon 1331 है, इसको हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट करना है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट करेंगे तो 729 को हम पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं इसका। 729 का करेंगे तो हम किससे जाएंगे, 9 से जाएंगे। तो 9 8 जा 72 एंड 9 1 जा 9। अगेन 9 से जाएंगे, 9 9 जा और 9 1 जा। इसी तरह से हम 1000 के अंदर 31 को करेंगे तो क्या होगा, 11 से करते हैं तो 11 1 जा 11 121 जा। अगेन 11 11 जा 121 11 1 जा। इट मीन्स ऑब्जर्व किया है कि 9 को भी हमने 3 टाइम्स किया है और 11 को भी 3 टाइम्स किया है। तो क्या हो जाएगी एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसकी, आ जाएगी हमारे पास 9 upon 11 raised to the power 3। ये इसकी हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ जाएगी। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंप्लीफाई 5 स्क्वेयर माइनस 3 स्क्वेयर ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड 4/5 होल स्क्वेयर। अब 5 का स्क्वेयर क्या होता है 25 माइनस 3 स्क्वेयर 9 ब्रैकेट क्लोज डिवाइड 4 का स्क्वेयर 16 अपॉन 5 का स्क्वेयर 25। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 25 माइनस 9 16, डिवाइड को रिप्लेस करते हैं मल्टीप्लाई से, तो इसका हमें क्या करना पड़ेगा रेसिप्रोकल। सो 25 अपॉन 16 एंड 16 से हम 16 को कैंसिल करेंगे तो देन वी गेट 25। तो इसको हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारे पास 25। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंपेयर 4 स्क्वेयर एंड 2 रेज टू द पावर 4। अब हमें इन्हें कंपेयर करना है 4 स्क्वेयर और 2 रेज टू द पावर 4। अब देखो 4 का स्क्वेयर क्या होता है 4 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या हो जाएगा हमारे पास 16 और 2 रेज टू द पावर 4 क्या हो जाएगा। अब देखो 2 को हम 4 टाइम राइट करते हैं इस तरह से, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 एंड 8 2 जा 16, तो 16 हो जाएगा। तो कंपेयर करेंगे तो दोनों क्या आएंगे हमारे इक्वल, तो साइन पुट करेंगे हम इक्वल टू का हम इसमें साइन पुट करेंगे। एंड द नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1 सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको हमें सिंप्लीफाई करके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट करना है। अब देखो 4 स्क्वेयर मल्टीप्लाई 4 रेज टू द पावर 6 मल्टीप्लाई 4 रेज टू द पावर 3 हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में है। अब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करेंगे। देखा हमने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे जो हमारा बेस है वो तीनों में सेम है। जब हमारा बेस सेम होता है तो हम पावर को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो बेस तो हमारा एज इट इज रहेगा, पावर हमारी ऐड हो जाएगी 2 + 6 + 3, तो 6 + 2 8 एंड 8 + 3 11। इट मीन्स आंसर इज 4 रेज टू द पावर 11। ये इसकी हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई है। अब इसका एक और पार्ट करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा 6th पार्ट है। करली ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट 9/16 होल क्यूब मल्टीप्लाई 9/16 रेज टू द पावर 4 करली ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय ब्रैकेट 9/16 रेज टू द पावर 7। हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। अब सिंप्लीफाई करने के लिए हमने ऑब्जर्व किया कि ये दोनों क्या हमारे पास बेस सेम हो गए हैं, 9/16 9/16, तो बेस सेम होता है तो क्या करेंगे हम पावर ऐड कर देंगे। मीन्स 3 + 4 7, तो इट मीन्स 9/16 रेज टू द पावर 7। अब डिवाइड को हम रिप्लेस करेंगे तो क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, और तो क्या हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा हमारे पास। तो 9/16 सॉरी डिवाइड को हम डिवाइड ही रहने देते हैं। यहाँ पे हमारे पास 9/16 रेज टू द पावर 7 है। अब देखो डिवाइड में क्या होता है, अगर हमारे पास डिवाइड हो m रेज टू द पावर a रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाय a रेज टू द पावर n हो, तो हमारी क्या होती है जब बेस सेम होता है तो पावर हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, m - n कर देंगे। तो m - n करेंगे। 9/16 में से 9/16 हमारा बेस एज इट इज आएगा, 7 में से 7 चला जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास रेज टू द पावर 0 हो जाएगी। और जब किसी की भी पावर 0 होती है, जैसे a रेज टू द पावर 0, तो उसकी वैल्यू क्या होती है हमेशा 1 होती है। तो इट मीन्स इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 1। अगर किसी की पावर 0 होगी तो वो क्या हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 रेज टू द पावर 0 माइनस 6 रेज टू द पावर 0 प्लस 8 रेज टू द पावर 0। अब देखो 5 रेज टू द पावर 0 है तो वैल्यू क्या होगी, मैंने अभी बताया किसी की एक्सपोनेंट 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या होगी 1। इट मीन्स 5 रेज टू पावर 0 1,
माइनस 6 रेज टू पावर 0 तो ये भी क्या हो जाएगा 1, प्लस 8 रेज टू द पावर 0 तो ये भी 1। अब 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, आंसर क्या आ गया हमारे पास 1, 1 इज अवर आंसर। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 1। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई 4 प्लस 5 रेज टू द पावर -1 माइनस 6 प्लस 8 रेज टू द पावर -1। तो 4 प्लस 5 कितना हो जाएगा हमारे पास 9, और 9 रेज टू द पावर -1 है तो उसको हम कैसे राइट करेंगे 1/9, ताकि पावर हमारी पॉजिटिव हो जाए। माइनस 6 प्लस 8 कितना हो जाएगा हमारे पास 14, और 1/14 हम इसको राइट करेंगे। अब हमें देखना 9 और 14 है, इनका एलसीएम हमें लेना पड़ेगा। एलसीएम कितना आ जाएगा 126। तो अब इसको हम सोल्व करवाते हैं तो आ जाएगा 14 और यहाँ आ जाएगा -9। अब 14 में से आपको 9 लेस करने तो कितना आ जाएगा 5/126। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 8 रेज टू द पावर 6 मल्टीप्लाई 5 रेज टू द पावर 9 मल्टीप्लाई 7 रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाई m रेज टू द पावर 6। अपोन में क्या है 2 रेज टू द पावर 16 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 7 मल्टीप्लाई 14 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई m रेज टू द पावर 8। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए देखो 8 को हम क्या राइट कर सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 का क्यूब हो जाएगा। अब 2 की पावर 3 है तो पावर ऑफ पावर क्या हो जाएगी ऐड, तो 6 में 3 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2 रेज टू द पावर 9 हो जाएगी, 5 रेज टू द पावर 9 एज इट इज, 7 रेज टू द पावर 4 एज इट इज, और m की पावर 6 भी हम एज इट इज राइट करेंगे। तो देखो हम इसको किस तरह से राइट करेंगे। 8 रेज टू द पावर 6 है, मैं इसको राइट कर देती हूँ 2 रेज टू द पावर, इसको पहले मैं करती हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू द पावर 6, इसको मैं लिख सकती हूँ मल्टीप्लाई 5 रेज टू द पावर 9 मल्टीप्लाई 7 रेज टू द पावर 4 एंड मल्टीप्लाई m रेज टू द पावर 6। अब अपोन में हम देखना है क्या है हमारे पास 2 रेज टू द पावर 16 है हमारे पास, यहाँ पे 2 रेज टू द पावर 16 मल्टीप्लाई 10, 10 को मैं क्या लिख सकती हूँ 2 5 जा 10 मीन्स कि 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 5 जा 10 होता है तो 2 5 जा 7, सॉरी 14 को क्या लिख सकते हैं 2 7 जा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 7 रेज टू द पावर 14 मल्टीप्लाई m रेज टू द पावर 8। अब देखो यहाँ पे 2 3 हो गई और यहाँ पे ऐड हो जाएगा 3 प्लस 6 प्लस 3 9 हो जाएगा। अब इसको हम राइट करेंगे और नीचे हमारे पास कितनी है 16 और यहाँ पे 7 और यहाँ पे 14, इन सबको ऐड करके हम ऊपर ले जाके हम इसको सब्ट्रैक्ट करवाएंगे। अब इसको हम लिखेंगे 2 रेज टू द पावर 60, सॉरी 2 रेज टू द पावर 9 मल्टीप्लाई 5 रेज टू द पावर 9 मल्टीप्लाई 7 रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाई m रेज टू द पावर 6 अपॉन में हमारे पास आ जाएगा ये हमारे पास 2 रेज टू द पावर 26 मल्टीप्लाई 5 रेज टू द पावर 7 मल्टीप्लाई 7 का हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे क्यूब मल्टीप्लाई m रेज टू द पावर 8 हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा, आगे चलते हैं अब इसमें। यहाँ पे आ जाएगी 2 रेज टू द पावर 18 आ जाएगा यहाँ पे 5/9। अब यहाँ पे हम लेस करेंगे, जैसे डिनोमिनेटर से ऊपर जाएगा सेम बेस होता है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 रेज टू द पावर 18 माइनस 26, 5 की भी ऊपर चली जाएगी मल्टीप्लाई 5 रेज टू द पावर 9 माइनस 7 मल्टीप्लाई 7 भी हो जाएगा 7 रेज टू द पावर 4 माइनस 3 और ये m का भी हो जाएगा मल्टीप्लाई m रेज टू द पावर 6 माइनस 8। अब हमने सबको ऊपर ले लिया है, पावर क्या हो गई हमारी सब्ट्रैक्ट हो रही है। अब हमें देखना क्या क्या पावर आ जाएगी यहाँ पे 2 रेज टू द पावर -8 मल्टीप्लाई 5 की पावर आ जाएगी हमारे पास 2 और 7 की पावर हो जाएगी हमारे पास 1, 4 में 3 बन गया और m की पावर हो जाएगी हमारे पास -2। अब जो नेगेटिव है उनको डिनोमिनेटर में ले आते हैं तो क्या आ जाएगा 2 की पावर 8 है नीचे आ जाएगा और m भी नीचे आ जाएगा, हमारे पास m स्क्वायर है तो 2 रेज टू द पावर 8 है उसको हम राइट करेंगे 256, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 5 25 और 25 7 जब 175 और 2 रेज टू द पावर 8 को हम राइट कर सकते हैं 256 और यहाँ m स्क्वायर, तो सिंप्लीफाई करके ये हमारा आंसर आ गया है इसमें।
Next question, find the value of y if 3 by 11 raised to the power 2y and 3 by 11 raised to the power 3 is equal to 3 by 11 raised to the power 7. अब हमने यहाँ पे क्या देखा, सबका बेस हमारा सेम है, 3 by 11 3 by 11, तो पावर क्या है, इनको हम इक्वेट कर सकते हैं, तो इक्वेशन बन गई 2y plus 3 is equals to 7. So 2y is equals to 3 के हम यहाँ पे साइड चेंज करते हैं तो 7 minus 3 हो जाएगा, where 2y is equals to 4. वेयर y इज इक्वल टू, ये 2 क्या हो गया, यहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा तो 4 अपॉन में 2 विच इज इक्वल्स टू 2. तो वैल्यू ऑफ y क्या आ गई हमारे पास, 2 आ गई है. अब इसी तरह से हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. आप लोग अपनी रिवीजन नोटबुक में इनको सबको सॉल्व करोगे और अपनी क्लास टीचर के साथ अपनी फोटोज शेयर करोगे होमवर्क की. थैंक यू. Welcome to our YouTube classes. This is for class 7th. In previous class, we have completed our first chapter of civics, and today we start our second chapter named What is Democracy? कि लोकतंत्र क्या है. Today we do the short question answer and long question answer of this chapter because we do the exercise of this chapter in previous classes. Now let we start our class with short question answer. Our first question is name the different forms of government. सरकार के विभिन्न फॉर्म्स जो है, रूप जो है, उनके बारे में बताइए. तो सरकार के कितने रूप हैं, 3 हैं. 1 डेमोक्रेसी, लोकतंत्र. एक डिक्टेटरशिप है जिसके अंदर एक व्यक्ति या एक समूह राज्य करता है. 3rd इज मोनार्की. मोनार्की का मतलब क्या होता है, जिसमें राजा या रानी अधिकार करते हैं और फिर उनके अधिकारी राज्य करते हैं. आवर सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट आर फंडामेंटल राइट्स. मौलिक अधिकार क्या है. द फंडामेंटल राइट्स ग्रांटेड टू द पीपल ऑफ इंडिया. की जो मौलिक अधिकार हैं वो भारतीय लोगों को दिए गए हैं बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान द्वारा. प्रमोट्स एंड प्रोटेक्ट्स द डिग्निटी ऑफ द सिटीजन्स. की जो भारतीय नागरिक हैं उनके डिग्निटी जो है, उनका जो सम्मान है उसको प्रोटेक्ट करना है और उसको प्रमोट करना है, बढ़ाना है और उस सम्मान को सुरक्षित रखना है. आवर थर्ड क्वेश्चन इज विच इज द डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट. कि जो सरकार है उसकी निर्णय लेने वाली जो रूप है या उसके निर्णय लेने वाले जो शाखाएं हैं वो कौन सी हैं. तो 3 हैं. फर्स्ट है लेजिस्लेटर, विधायिका. सेकंड एग्जीक्यूटिव. 3rd जुडिशरी, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका. आवर 4th क्वेश्चन इज व्हाट डज डेमोक्रेसी एम्फेज ऑन. कि डेमोक्रेसी मतलब कि क्या है या क्या देती है. डेमोक्रेसी एम्फेसिस ऑन द इक्वलिटी ऑफ ऑल सिटीजन. कि डेमोक्रेसी किसके ऊपर बल देती है. एम्फेसिस का क्लियर मीनिंग होता है बल देना, जोर देना. तो किसके ऊपर बल देती है, इक्वलिटी ऑफ ऑल सिटीजन्स, सभी नागरिकों की समानता के ऊपर. ठीक है बेटा. डेमोक्रेसी, इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री एंड ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया आर इक्वल. कि भारत एक लोकतंत्र देश है और सभी भारतीय समान है सरकार के सामने. नाउ वी डू द लॉन्ग क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर. आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द मेथड इन विच द गवर्नमेंट मेक डिसीजन. कि सरकार के उस मेथड के बारे में बताइए जिसमें सरकार नियम बनाती है या निर्णय लेती है. इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री. भारत एक लोकतांत्रिक देश है. एंड डिवाइडेड बिटवीन 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट. और 3 अंगों के बीच में बटी हुई है. भारत एक लोकतांत्रिक देश है और भारत 3 अंगों में, भारत की जो सरकार है वो 3 अंगों में बटी हुई है. फर्स्ट इज लेजिस्लेटर, सेकंड इज एग्जीक्यूटिव एंड 3rd इज जुडिशरी. लेजिस्लेटर कॉन्स्टिट्यूट द लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट. की जो लेजिस्लेटर है, जो विधायिका है, वो हमारी सरकार के नियम बनाती है. ठीक है. हमारी सरकार में नियम बनाने वाला जो है वो कौन है, लेजिस्लेटर है. द एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूट्स द लॉ फॉर्म्ड बाय द लेजिस्लेटर. जो एग्जीक्यूटिव है, कार्यपालिका है, वो उन नियमों को लागू करती है, उन नियमों का पालन करती है जो लेजिस्लेटर ने, विधायिका ने बनाए थे. द जुडिशरी प्रोटेक्ट्स द लॉ
और जुडिशरी जो न्यायपालिका है वो इन नियमों की प्रोटेक्शन करती है, इन नियमों की देखरेख करती है कि नियम सही ढंग से लागू हो रहे हैं या नहीं, किसी जो नियम बनाए गए थे वो पूर्ण रूप से काम कर रहे हैं या नहीं। सेकेंड क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द अथॉरिटियन गवर्नमेंट, कि अथॉरिटियन जो गवर्नमेंट है उसके बारे में हमें बताना है। इन ए अथॉरिटियन गवर्नमेंट ऑल द पावर लाई इन द हैंड्स ऑफ ए सिंगल पर्सन और ए सिंगल ग्रुप ऑफ पीपल, कि अथॉरिटियन जो सरकार है उसके अंदर जो पावर होती है, ताकत होती है, वो किसके हाथ में होती है? या तो एक व्यक्ति के हाथ में होती है या एक समूह होता है लोगों का, सिंगल समूह होता है लोगों का, उसके हाथ में होती है। देयर इज नो डिवीजन ऑफ पावर इन सच ए गवर्नमेंट, और यहाँ पे जो शक्तियां हैं उनका कोई बंटवारा नहीं होता है। थर्ड पॉइंट इज द गवर्नमेंट इंजॉयज मैक्सिमम पावर एंड डिनाइंग द बेसिक राइट लाइक फ्रीडम एंड लिबर्टी ऑफ द मासेस, कि जो सरकार होती है वो सभी ताकतों का इंजॉय करती है और जो लोग होते हैं उनकी स्वतंत्रता और उनकी जो आजादी होती है, उनकी जो संप्रभुता होती है, उनको उनके राइट्स को डिनाई करती है, मतलब उनको लोगों को नहीं देती है कोई भी स्वतंत्रता या कोई भी अधिकार, लेकिन सरकार सभी शक्तियों का आनंद लेती है। इट कैन बी स्टडीड अंडर टोटलिटेरियन गवर्नमेंट एंड मिलिट्री डिक्टेटरशिप। इसके अंदर दो है बेटा, दो गवर्नमेंट आती हैं, जो अपनी अथॉरिटियन गवर्नमेंट है उसके अंदर दो गवर्नमेंट आती हैं, एक तो टोटलिटेरियन गवर्नमेंट और एक होती है मिलिट्री डिक्टेटरशिप। ओके, टोटलिटेरियन गवर्नमेंट के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर एक समूह या समूह के जो एक पर्सन या एक समूह इसके अंदर राज्य करता है, जबकि मिलिट्री डिक्टेटरशिप के अंदर क्या होता है कि जो अपनी देश की मिलिट्री होती है, उस देश की किसी देश की भी मिलिट्री होती है, वो शासन करती है। आवर थर्ड क्वेश्चन इज एक्सप्लेन फॉर्म ऑफ फॉर्मल इक्विलिटी। एक्सप्लेन फॉर्मल इक्विलिटी, कि जो फॉर्मल मतलब साधारण जो समानता है जो सभी को मिलती है उसके बारे में बताइए, मतलब जो साधारण समानता है उसके बारे में हमें डिटेल में बताना है। आंसर इज फॉर्मल इक्विलिटी, पीपल आर कंसीडर्ड इक्वल रिगार्डलेस ऑफ देयर कास्ट, कलर, एज, रिलीजन एटसेट्रा, कि जो सभी लोग हैं, किसी देश के जो लोग हैं वो इक्वल समझे जाएंगे, किस किस के बेस पे? कास्ट, कलर, एज और रिलीजन के बेस पे, मतलब उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा किसी भी तरीके का। पॉलिटिकल इक्विलिटी एज ईच पर्सन हैज वन वोट एंड द वैल्यू ऑफ ईच वोट इज इक्वल। अब पॉलिटिकल इक्विलिटी है कि जो भी पर्सन है, कोई भी एक व्यक्ति है, उसके एक वोट होती है, एक वोट देने का अधिकार है उसको, और उसकी जो वोट है उसकी वैल्यू इक्वल होगी, सभी लोगों की वोट्स जो होंगी वो इक्वल होंगी, सभी लोगों को एक एक वोट देने का अधिकार है और उन सभी लोगों की वोट बराबर होगी। एंश्योर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट फॉर ऑल, और जो ये एंश्योर होता है कि जो आर्थिक और सामाजिक डेवलपमेंट है वो सभी का हो, इस चीज को श्योर किया जाता है। ओके, आवर फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, कि कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के बारे में आप क्या समझते हैं? आंसर इज कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इट इज एक्सिस्टेंस ऑफ ए सिंगल पार्टी विच फॉर्म्स द गवर्नमेंट, कि ये एक सिंगल पार्टी होती है, एक अकेली पार्टी होती है जो सरकार बनाती है। इट रूल्स एवरी टाइम, और वो ही प्रत्येक टाइम रूल करती है। कम्युनिज्म प्रपोन्स ए क्लासलेस सोसाइटी, और इस सोसाइटी के अंदर कोई क्लास नहीं होती, मतलब क्लास का मतलब होता है कि जैसे कि अपने देश के अंदर केंद्रीय सरकार है, फिर अपने राज्य सरकार है, फिर अपनी जो लोकल गवर्नमेंट है वो है, तो जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट होती है उसके अंदर कोई क्लास नहीं होती। इट इज ए गवर्नमेंट विच ऑन्स ऑल द रिसोर्सेज एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द कंट्री, और इस सरकार के अंदर क्या होता है कि सारे जो रिसोर्सेज होते हैं उनका जो प्रोडक्शन है उनके ऊपर पूरा अधिकार इस सरकार का ही होता है। ऑल प्रेजेंट कम्युनिस्ट गवर्नमेंट
exist in countries like China, Cuba and Laos. और इनके अंदर जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है वो आजकल कहाँ पे है? चाइना में, क्यूबा में और लाओस जैसी कंट्रीज में. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अकोमोडेशन ऑफ पॉलिटिकल, सोशल, लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस डिफरेंसेस. कि आप पॉलिटिकल, राजनीतिक, सामाजिक, भाषाई और धार्मिक विभिन्नताओं से क्या समझते हैं. इन ऑर्डर टू enjoy द सपोर्ट ऑफ ऑल द पीपल, द गवर्नमेंट thus ensure that the minorities and their opinion will be accommodated. कि सरकार एक इन ऑर्डर टू enjoy द सपोर्ट ऑफ ऑल द पीपल, सभी लोगों का सपोर्ट पाने के लिए सरकार क्या करती है कि जो माइनॉरिटीज लोग होती हैं, जो कम मात्रा में जो लोग हैं, या जो जैसे कि किसी की तो ज्यादा मेजॉरिटी होती है किसी जाति की, तो किसी की कम होती है, तो सरकार क्या करती है, सभी लोगों को ध्यान रखती है. ये नहीं है कि जो माइनॉरिटी में लोग हैं उन लोगों की जो विचार हैं उनका कोई ध्यान नहीं रखा जाएगा. ऑल सिटीजन्स आर अलाउड टू फॉलो ए रिलीजन ऑफ हिज हर चॉइस. और धार्मिक आधार पे क्या है कि सभी जो सिटीजन्स हैं उनको आजादी है कि वो कोई भी धर्म अपना सकते हैं. थर्ड इज इक्वल डेवलपमेंट ऑफ फॉर पीपल हु आर सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड. अब इकोनॉमिकली का है ये कि इकोनॉमिकली डिफरेंस है कि सरकार क्या चाहती है कि सभी का विकास हो, सभी का बराबर विकास हो सामाजिक और आर्थिक रूप में. ऑल सिटीजन्स आर इक्वल इन द आई ऑफ द लॉ. और सभी लोग जो नियम है, जो कानून है, उनकी नजरों में बराबर है, चाहे वो पैसे वाला हो चाहे वो गरीब हो. आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड ऑल दिस क्वेश्चंस वेरी वेल. रिवाइज दिस क्वेश्चंस फॉर योर एग्जामिनेशन. थैंक यू. हैव ए नाइस डे. A very nice morning to all my dear students of class 7th. This is Vinita ma'am teaching in MLP International School, Rajpura. Student, as you know that we are doing our chapter first. In our previous video, I have tell you the content that include in the chapter first, that is the nutrition in plants. We have discussed its few topics, that what are the nutrition and different types of autotrophic. Student, autotrophic is a only single kind because it doesn't include its types. Just only we have discussed its definition and what are the different materials that are required by the autotrophic mode of nutrition. Okay. Now, student, in this video we will discuss the heterotrophic nutrition and types of heterotrophic nutrition. See, student, heterotrophic of nutrition. It is the mode of nutrition in organism that cannot make their food depend on others. जो दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं, because hetero means होता है others and trops means होता है nourishment, means the nourishment taken from the other, that is the heterotrophic nutrition. And it is also can be said that it is a kind of holozoic nutrition. And the person who or the organism who made food and depend upon the others for their food are called heterotrophs. Okay, student. See, here is the organisms like animal, bacteria, fungi. They all take in food. They cannot prepare their food, and they are dependent directly or indirectly on the green plants for their food. That is why they are referred as to heterotrophs. These all are the example of the heterotrophic nutrition or heterotrophs. Okay, students. So, according to the nutrition, heterotrophs are defined into four types. The first one is parasitic plants that include the parasites, saprophytic plants that include the saprophytes. Next is insectivorous plant that include the insectivores, and the last one is symbiotic plant that include the symbionts. Okay, student. Now we will discuss it one by one. See, student, parasite, the animal or plant who lives in or on other living organisms. Student, parasites are those organisms who depend upon the other and derive their nutrition from them because they feed on the living organisms only. Student, okay, या तो वो उस organism या plant की body पर रहते हैं या वो तो उनके inside feed करते हैं, and they derive their nutrition from the host. The living organisms who prepare their food
the parasites derive their nutrition from the host. Parasites draw nutrition from the living tissues of the plant animals. ये क्या करते हैं, जो हमारे plants and animals होते हैं उनके जो living tissues होते हैं उन पे feed करते हैं, and after that they derive their nutrition from them and they cause a various disease. That is the reason they create very different types of diseases in that plant and animals. Because क्या होता है स्टूडेंट, वो उस पर्सन की बॉडी से, उस ऑर्गेनिज्म से, वेदर वो प्लांट हो या एनिमल्स हो, उनकी बॉडी से वो न्यूट्रिशन ले रहे हैं. तो सो स्टूडेंट होता क्या है कि जो पैरासाइट्स होते हैं, सपोज दैट हमने अपने लिए फूड प्रिपेयर किया, इफ समवन केम्स एंड आस्क फॉर द फूड, वी गेव इट टू देम. ओके, हमने उसको दे दिया, बट वी लैक इट ना, हमारे पास उस फूड की कमी हो गई बिकॉज हमने उसको दे दिया. हमने बनाई 4 चपाती थी, सपोज दैट उसमें से 2 किसी को दे दी, तो उसकी वजह से हमें तो प्रॉब्लम हो गई ना कि हमने 2 ही चपाती खाई. लाइक दैट वो क्या करते हैं, उस पर्सन की, उस ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में फीड करते हैं, वहां से न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं. सो दैट्स व्हाई दे क्रिएट अ वेरियस टाइप ऑफ डिसीज इनटू दैट पैरासाइट्स. एंड पैरासाइटिक प्लांट में भी वो स्टेम पैरासाइट्स हो या रूट पैरासाइट हो. स्टेम पैरासाइट्स में कह सकते हो आप, जो स्टेम्स वगैरह पे फीड करें, उनके अपर पार्ट ऑफ द उस पे फीड करें, एंड रूट यानी जो उनके रूट्स वगैरह पे रहे. तो 2 टाइप्स के पैरासाइट्स हो गए. द फर्स्ट वन इज स्टेम एंड सेकंड वन इज रूट. डिपेंडिंग अपॉन इट वेदर इट लैचेस ऑन टू द स्टेम और द रूट, कहाँ पर वो रहते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन देम. अगर रूट में है तो वी कॉल देम रूट पैरासाइट, स्टेम पे है देन वी कॉल देम स्टेम पैरासाइट. नाउ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ parasites. The first one is total parasites and second one is partial parasite. Students, see, total parasites क्या होते हैं? The plant which depend wholly on the host for their food, जो पूरी तरीके से उस host plant पर depend करते हैं, that are called the total parasitic plants like Cuscuta, Apodanthus, ये certain bacteria and fungi. These all are termed as total parasite because they feed their totally food from that parasite or their host. Okay, वो सारा food अपना host से gain करते हैं. And the partial parasites which make a part of their food themselves. मतलब वो क्या होता है कि उस plant से वो other components of food derive करते हैं, like water, minerals. Food derive करते हैं, मतलब component derive करते हैं, sorry student, component of food derive करते हैं. They doesn't get their whole food. वो अपना पूरा food नहीं gain करते हैं. ठीक है, तो that is why they are called the partial parasites. Here you can see the images. That is the amarbeil, fungi, mistletoe. ये all जितने भी आपको mention किए, that all are the parasites. Now we are talking about the saprophytes. The plant which live on the dead and decaying, जो dead and decaying matter पर रहते हैं, derive their nutrition from the food, are called saprophytes कहते हैं उन्हें. And they release enzyme. जो saprophytes होते हैं वो क्या करते हैं, एंजाइम रिलीज करते हैं. जो एंजाइम ऑर्गेनिक मैटर को मतलब सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करते हैं. सिंपलर सब्सटेंस बिकॉज जितने भी कॉम्प्लेक्स मटेरियल होते हैं, जो फूड बना होता है स्टूडेंट, दैट इज द कॉम्प्लेक्स मटेरियल. एंड सैप्रोफाइट्स क्या करते हैं, वो एंजाइम रिलीज करते हैं. उस एंजाइम्स की हेल्प से वो सब्सटेंस सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है. एंड एग्जाम्पल इफ वी टॉक, दैट आर द फंगी एंड बैक्टीरिया आर द एग्जाम्पल ऑफ द सैप्रोफाइटिक प्लांट्स. See student, this is the diagram of ये आपकी पिक्चर है फंगी की, that counted in the saprophytes. Okay, now see, these all are the steps how they feed on the plants, how they obtain their nutrition. Saprophytes obtain their nutrition from firstly they grow on the organic matter. Firstly वो क्या करते हैं, organic matter dead and decaying matters पर grow करते हैं. After that they secrete digestive करते हैं digestive juices that help in the breakdown, जो कि breakdown में help करता है. जब वो breakdown हो जाता है students, so now they simpler substance में convert करने के बाद उसको solution में convert कर देते हैं and they easily absorb the solution and obtain the nutrition. So student, we have discussed about today's content. Now we will do the long questions. Now see, this is the long question answer. The first question is describe the process of the photosynthesis. Student, photosynthesis की process को describe करना है. The chlorophyll containing cells of the leaves, वो leaves के सेल जो chlorophyll contain करते हैं, trap sunlight को trap करते हैं, उनको catch करते हैं. Use carbon dioxide taken from the atmosphere, उस कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं जो कि कहां से ली गई हुई होती है, दैट इज टेकन फ्रॉम द एटमोस्फेयर, वो एटमोस्फेयर से ली गई होती है. वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, और वो सॉइल से वाटर मिनरल्स लेते हैं टू प्रिपेयर देयर फूड. क्या,
फूड को प्रिपेयर करने के लिए। द फूड इज प्रिपेयर्ड, देन फूड प्रिपेयर होता है इज इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। वो जो फूड प्रिपेयर होता है वो किस फॉर्म में प्रिपेयर होता है? कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में, दैट वी कॉल द सुगर, एंड दैट सुगर इज कन्वर्टेड इनटू स्टार्च। आफ्टर दैट वो सुगर किस में कन्वर्ट हो जाती है? स्टार्च में। सो स्टूडेंट, दिस ऑल वाज द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। Now we will discuss the question number 2, that is the differentiate between autotrophs and heterotrophs. Student, autotroph और heterotrophs में difference, that is very easy, you can learn, and it is very important question also for you. So autotrophs are the organisms who prepare their own food from the simple raw materials such as carbon dioxide, water and minerals are called autotrophs. वो organism जो अपना food खुद बनाते हैं simple raw material से। simple raw material क्या है? देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल्स, ये तीनों चीजें लेकर के इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, दैट आर कॉल्ड द ऑटोट्रॉफ्स। एंड एग्जांपल में मैंने मेंशन किया स्टूडेंट, दैट इज द ग्रीन प्लांट, बिकॉज ग्रीन प्लांट आर ओनली दैट ऑर्गेनिज्म हु कैन प्रिपेयर देयर फूड, बिकॉज उनके पास क्लोरोफिल होता है, दैट इज व्हाई दे प्रिपेयर देयर फूड। ओके, नाउ मूव टू द हेटेरोट्रॉफ्स, द ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट मेक देयर फूड and depend on others for their food are called heterotrophs. वो ऑर्गेनिज्म जो खुद का फूड नहीं प्रिपेयर कर सकते हैं, दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, उन्हें हम हेटेरोट्रॉफ्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स फ्रेंड, बैक्टीरिया एंड फंगी भी बहुत सारे होते हैं जिन्हें हम कह सकते हैं कि वो हमारे क्या होते हैं? heterotrophs होते हैं। Okay student, so we have discussed our whole content of this. I hope you get all the content that I have told you, and this is all, that's all for today. Goodbye student, take care. Hello student, welcome you to online classes of MLP School Rajpura. Student type Priyanka ma'am. Today's session teach you subject is GK and class is 7th. Chapter is 20 and 21. So let's start. Our chapter number 20 is jumble name and famous book. यहाँ पे जो कुछ फेमस बुक्स के नेम गिवन है जिनको कंप्लीट करना है, 2 कॉलम्स हैं उनको ऐड करके। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वन इज अलाइस इन, इसको कंप्लीट किसके साथ किया है? वंडरलैंड, इसके साथ। नेक्स्ट वन माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ग्लिम्प्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ये इसका कंप्लीट नेम है। डिलाइंस फॉल ऑफ द रोम, अराउंड द वर्ल्ड इन 8 days, 20,000 League Under the Sea, The Lord of the Ring, Pride and Prejudice. Next one is Harry Potter and the Goblet of the Fire, Adventure of the Sherlock Holmes. Next one is David Copperfield. Next one is Charlie and the Chocolate Factory, Treasure Island, The Count of Monte Cristo, A Tale of Two Cities. So student, these are some famous book write by many different writer. Okay, so you have to complete that matchup and learn all books name. नेक्स्ट वन इज चैप्टर नंबर 21 फेमस ऑथर। इसमें आपको लास्ट चैप्टर में आपको फेमस बुक गिवन थी, बट इसमें आपको उनके राइटर, तो सम बुक्स इसमें सेम है, कुछ डिफरेंट है। फर्स्ट वन है आई एम ब्रिटिश बाय ओरिजिन बट आई वॉज बोर्न इन मुंबई, मीन्स वैसे तो मैं ब्रिटिश था बट मेरा जन्म कहाँ हुआ था? मुंबई में। सम ऑफ माई फेमस वर्क आर द जंगल बुक, ये द जंगल बुक है, ये बहुत ही फेमस बुक है। जस्ट सो स्टोरीज, बा ब्लैक शिप एंड किम, ये इन्होंने राइट की थी। आंसर इज रुडयार्ड। नेक्स्ट वन इज आई वॉज बेसिकली मैथमेटिशियन बिफोर बिकमिंग ए राइटर, माई वर्क अलाइस इन वंडरलैंड मेड मी वेरी फेमस। ये लास्ट चैप्टर में भी थी, अलाइस इन वंडरलैंड, तो आंसर इज लुइस कैरोल। Next one is at an early age I started writing story and descriptive essay for magazine and newspaper under the name of B.O.Z. ये उनकी जो न्यूज़पेपर था उसका नाम था B.O.Z. My first novel was Pickwick Papers, but my most popular novel was
डेविस कोपरफील्ड। ये लास्ट चैप्टर में भी था डेविस कोपरफील्ड बुक का नेम, तो आंसर इज चार्ल्स डिकन। नेक्स्ट वन इज माई रियल नेम इज सैमुअल लाफ्रॉन क्लाइमेंस। आई हैव रिटन द एडवेंचर ऑफ टॉम सायर, द एडवेंचर ऑफ हकलीबेरी फिन एंड लाइफ ऑफ मिसिसिपी। तो इसके राइटर कौन है? मार्क ट्वेन। नेक्स्ट इज आई वॉज बोर्न इन पेरिशा on 1050. My work is रुबाइयात have won the universal fame. तो इसका नाम क्या है? ओमकार ख्याम। नेक्स्ट वन, आई एम ए पोएट, क्रिटिक एंड ड्रामिस्ट. I won the Nobel Prize for Literature in 1948. My two most famous plays were Murder in the Cathedral, ABD Cocktail Party. ओके, तो इनके ये दो ड्रामेस थे, फेमस प्ले थे, मतलब आंसर इज T.S. Eliot. So student, these are famous authors and these are name of some famous books you have to learn for your exam. Yes students, so let us start. This is for class 7 and chapter number 6. The revision, the previous one we have completed. Now today we will do chapter number 6 revision. So before start, I would like to tell you the story of this chapter. The Measurer's Treasure नाम की ये स्टोरी है कि इसमें कि मनी जो होता है वो बहुत ही ग्रेट रोल प्ले करता है इंसान की जिंदगी में, और हमें चाहिए बेहतर जिंदगी जीने के लिए मनी की हमें आवश्यकता होती है. गुड एंड ऑनेस्ट फ्रेंड्स आर मोर वैल्यूएबल देन इट. लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अच्छे और जो है ईमानदार दोस्त जो है वो पैसों से ज्यादा कीमती होते हैं. ये लेसन जो है आप समझिए. मैं इसका आपको बता रही हूँ ब्रीफ में जो स्टोरी. तो उसमें एक जो कैरेक्टर है इसमें रामू है, जो कि ये लेसन जिसको सिखाया जाता है कि इंसान की जिंदगी में ट्रू फ्रेंड्स और ऑनेस्ट पीपल ज्यादा वैल्यू रखते हैं जबकि पैसों के. तो ये जो कैरेक्टर है आपका ये रामू है, और रामू क्या करता है यहाँ पे देखिए, उसके पास ढेर सारे पैसे हैं और पैसों को वो उसका एक रूटीन था कि वो डेली पैसे निकालता था. अगेन ही यूज्ड टू काउंट द अमाउंट एंड अगेन पुट इट बैक इन द बॉक्स एंड जस्ट क्लोज इट एंड लॉक्ड इट एंड जस्ट कीप इट इन द सेफ प्लेस. एंड अदर द सेम डे वो फिर दोबारा से यही उसका रूटीन था डेली का. तो वो क्या करता था, उसके नेबर्स जो है वो देखते थे, वो सभी लोगों से बिल्कुल कट ऑफ था और अपना जो है अपनी अलग से लाइफ जॉइन था. तो उसके जो पैसे थे वो उस पैसों को यूटिलाइज खुद के ऊपर भी नहीं करता था. बस उसका एक ही काम था और उसको हमेशा ये डर सताता था कि कहीं कोई उसका पैसा चुरा ना ले. तो इसी उधेड़-बुन में वो हमेशा रहता था. तो एक दिन क्या करता है वो, और वो सोचता है कि क्यों ना ऐसी जगह में कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन उसको सपना आता है कि चोर आकर के उसके सारे पैसे चुरा के उसका ले जाते हैं. तो वो उठ के देखता है, उठते ही उसे देखता है कि बॉक्स उसका हाँ सेफ जगह पे है. तो उसे लगता है कि जो है मुझे अपने पैसे यहाँ पे न रख करके कहीं ऐसी जगह लगा इसको रखूं जहाँ पे इसको कोई ना ले सके. तो एक दिन वो डिसाइड करता है कि इसको जो है पैसों को अंडरग्राउंड जो है मैं इसको छुपा दूंगा. तो उसके लिए उसने क्या किया कि एक बैनियन ट्री होता है उसके अंदर उसको डिग करके जो है वो पैसों का बॉक्स वहां पे सेफली और स्मूथली जो है अर्थ के अंदर डिग कर देता है. और वापस जब देखता है कि हाँ कोई भी नहीं है, और जो है फाइनली जो वो क्या करता है उस जगह पर एक मार्क कर देता है ताकि उसको ये ध्यान रहे कि हाँ उसने अपने पैसे जो है सेफली यहाँ पे डिग करके संभाल के रखे हुए हैं. सो इसके बाद वो व्हाट ही जस्ट डू, वो he just again come back at home and just sleep quietly. अब वो आराम से सो जाता है क्योंकि उसको पता है कि उसका जो पैसा है वो सेफ है. लेकिन to confirm that every day what he used to do, he again just go early in the morning and just go there under the tree and take the things and just see yes whether the place is safe or not.
तो उसके बाद वो सोया हुआ है रात को आराम से, तो एक दिन उसको वो रात को भी मतलब पैसे को लेकर वो इतना पॉजिटिव हो जाता है कि उसको रात को भी जो है नींद में भी बड़बड़ाने लगता है, और उसके जितने भी पैसे थे वो जो है खुद के उसको यूटिलाइज नहीं कर पाता है, और वो रात नींद में भी बड़बड़ाता है। तो एक दिन रात को जो है चोर आते हैं, वो सोया होता है, तो चोर देखते हैं कि हाँ यहीं कहीं होना चाहिए, सारे पैसे वो ढूंढता है लेकिन वो पैसे उनको मिलते नहीं है। लेकिन जैसे ही उसकी आवाज चोरों को सुनती है तो वो चुपचाप खड़े होके, यहाँ पे नाउ सी द पिक्चर, ये जो थीव्स हैं जो आवाज सुनते हैं रामू की, रामू नींद में बड़बड़ाता है। यहाँ पे देखिए आप नीचे, ये डिग करके उसने वो पैसे का बॉक्स रखा हुआ है। तो जो चोर जो है वो उसकी जो मर्चेंट जो करता है रामू, तो उसकी आवाज सुनाई देती है। तो वो कहता है कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई नहीं है, मैंने तो अपने पैसे अच्छी तरह से संभाल के रखे हुए हैं, और जो है सुबह जाके मैं देखूंगा, और मुझे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो इस तरह से उसकी मटन की आवाज सुनकर के चोर चुपचाप छुप जाते हैं, और जैसे ही अर्ली इन द मॉर्निंग एज यूजुअल द रूटीन वो करता है, पेड़ के नीचे जाके अपने पैसों को देखता है, तो चोर जो है क्या करते हैं, उसका पीछा करते हैं, एंड दे केम टू नो वेयर ही हैड डिग द अमाउंट। अब वो बॉक्स जो है चोर देख लेते हैं, और जैसे ही उसको सेफली देखने के बाद देख करके वापस आता है रामू, तो उसको देख करके जो है चोर उसके जाने के बाद वो दोबारा से जो है जमीन को खोद कर वो बॉक्स निकाल के, और चोर वहां से चले जाते हैं, और अंधेरा होते हुए निकल जाते हैं। अगेन द नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही जो है उसको ये रामू जो है, जैसे ही रामू जो है नेक्स्ट डे गार्डन में आता है, तो उसको देखता है कि वहां पे उसको बॉक्स नहीं मिलता है। अब वो किसको क्या कहे, क्योंकि उसका जो बिहेवियर था वो अपने नेबर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ उसका बिहेवियर अच्छा नहीं था। तो वो जब देखता है तो बुरी तरह से रोने और सिसकने लगता है, और बहुत परेशान हो जाता है। तो उस तरह से उसको सिसकता हुआ देख करके कुछ लोग कहते हैं कि ये तो बेचारा जो है ना, इसका दुर्भाग्य है कि इसको पैसे जो है ना तो इसने खुद यूटिलाइज किए, और ना ही किसी से शेयर किया ताकि किसी के काम आ जाए, नीडी पर्सन को। अच्छा हुआ जो इसके पैसे जो है इसको चुरा लिए। कुछ लोग ऐसे थे जो उसको सांत्वना देते थे कि ठीक है अब जो हो गया है वो ठीक है, लेकिन आगे के लिए आप सावधान हो जाइए, और जो है उस चीज को सही यूटिलाइज कीजिए। अरे फायदा क्या, तुमने इतना उसको संभाला रखा और वो चोर निकाल के ले गए। कम से कम अगर तुम अपने फ्रेंड्स में डिस्ट्रीब्यूट करते और उनको जो है समय पर उनकी हेल्प करते, तो शायद तुम्हें एक अलग से जो है शांति सुकून मिलता। तो इस तरह की बातें सुनकर के उसको रियलाइज हो जाता है कि देखो तुमने गांव वालों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने नेबर्स के साथ कितना बुरा किया, कभी उनसे बात ढंग से नहीं की, ना ही उनकी कभी जरूरत में उनको जो है मदद की, ना ही किसी तरह से कोई सहारा दिया, और फिर भी तुम्हारी इस कंडीशन में सब आकर के तुम्हें जो है किस तरह से तुम्हें सांत्वना दे रहे हैं। they are coming and just helping him that not to bother about that and just दोबारा से जो है अपना काम शुरू करें, और जो है मेहनत करें, और पैसे जो है कलेक्ट करें, और उसको मिल बांट करके सारे अपने साथ यूटिलाइज करें। तो इस तरह से उसको रियलिटी में पता चल जाता है कि जो सही जो है मात्रा में जो पूंजी है वो पैसे नहीं है, बल्कि जो पूंजी है जो उसका बिहेवियर है, जो वो अपना बिहेव करके दूसरों के साथ अपना बिहेवियर बनाता है, तो वो सबसे ज्यादा उसकी जो है रॉयल जो है उसकी वो मनी अमाउंट है। तो इस तरह से उसको सबक मिल जाता है, और वो अपने आप में प्रॉमिस करता है कि नाउ आई विल फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई विल वर्क हार्ड एंड आई विल हेल्प देम, एंड आई विल जस्ट बी आई वुड लाइक टू बी अ गुड फ्रेंड टू अदर्स। तो इस तरह से जो है स्टूडेंट्स, आपको भी ये एक लेसन लेना चाहिए कि हमें हमेशा जो है अपने सराउंडिंग्स में जो है अपने उनके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, और अपने कलीग्स हैं, उनके साथ हमें मिलके रहना चाहिए, हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। और नॉट ओनली इट इज नॉट एन एसेंशियल कि आप सिर्फ पैसों से ही करें, आप अपनी फिजिकली भी लोगों की अपने जो है एबिलिटी के अनुसार उनकी हेल्प कर सकते हैं। सो दिस इज द मेन थिंग राइटर वांट्स टू गिव यू, कन्वे द मैसेज टू यू ऑल। सो स्टूडेंट, ये आपका ब्रीफ की ये स्टोरी है चैप्टर नंबर 6 की, क्लास 7 की। तो आप इसमें देखिए, इसका वर्ड मीनिंग्स देखिए।
तो ये वर्ड मीनिंग से आपने ऑलरेडी ये किए हुए हैं, एंड द सेम एज यूजुअल यू हैव टू डू इट इन योर कॉपी ऑल्सो एंड जस्ट लर्न एंड लर्निंग. सो अब अगले वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे. आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही. सो स्टूडेंट, जैसे कि मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ, तो आपको जो है सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए. साथ ही साथ बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें. थैंक यू. Morning students, welcome to our YouTube channel. This is for 7th class. In previous video we completed with the past tense chapter. Now we are going to start with the future tense. So students, let's start. And today's topic is future perfect tense. So according to this topic is affirmative sentences, and rule is subject plus will or shall plus have plus second form of the verb plus object. So according to the rule, we are having an example. You can easily identify the tense and sentences. Rita will have written stories in her diary. And next is negative sentences. And negative sentences rule is we are going to put not in between the sentence. So where we are going to put the not according to the rule is subject plus will or shall plus have plus not plus second form of the verb plus object. And example according to the rule is Rita will have not written stories in her diary. So next is interrogative, and rule is will. We are going to start with the helping verb, and helping verb is will or shall plus subject second form of the verb plus object, and at the end we are going to put question mark so that it will indicate the question interrogative sentences and asking the question. Example is will Rita here we are going to put have. Rita have written stories in her diary. So we are asking the question, so at the end we are going to put question mark. So students, now next topic is future perfect continuous tense. So let's start. First is affirmative. According to the affirmative, we are having a rule: subject plus will or shall plus have been plus first form of the verb with ing with object. And example is Rita
will have been writing stories in her diary. And next is negative. In negative sentences, in all types of tenses or sentences, you can say, in negative sentences we are going to put not. Make sure that if you want to identify, you can easily identify it by seeing the not in the sentence. So sentences subject plus will or shall plus not have been plus first form of the verb with ing plus object. And according to the rule, we are having a sentence also, so you can easily see or you can understand. And sentences: Rita will not have been writing stories in her diary. So by putting not, we are making it negative sentences. So next is interrogative sentences. And interrogative sentences, we are having a rule, and rule is will or shall. We are going to start with the helping verb, and helping verb में क्या use होंगे? Will or shall. Then subject plus have been plus first form of the verb with ing plus object, and then at the end we are going to put question mark to have the look on interrogative sentences. You can easily identify by seeing the question mark. Now we are having an example also. Will Rita have been writing stories in her diary? So we are putting the question mark at the end of the sentence. So students, we completed with the all types of tenses. Now you can see and write it down 5 sentences of each kind of sentences. Thank you everyone.